स्वागत है। आज हम भारत की आज़ादी के उस आखिरी दौर पे बात करेंगे जो शायद सबसे तेज, सबसे ज़्यादा घटनाओं वाला और हाँ, सबसे जटिल दौर था। हमारा फोकस रहेगा उस समय पर जब क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसरॉय बनकर भारत आए। हमारे पास कई स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन बड़े फैसलों, उन टाइमलाइंस और उन अहम लोगों को समझें जिन्होंने ये सब मुमकिन या शायद जरूरी बना दिया। मकसद है 15 अगस्त 1947 तक जो कुछ तेजी से हुआ उसे समझना, अलग अलग नजरियों को देखना और ये भी कि उसके ठीक बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। कहानी शुरू होती है, कह सकते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद। ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीतती है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं 1945 में। जी हाँ, 1945 से 51 तक। और एटली का रोल बहुत अहम हो जाता है, खासकर उनकी 20 फरवरी 1947 के घोषणा से। हाँ, वो घोषणा, उसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। क्या था उसमें खास? उसमें खास ये था कि पहली बार एक डेडलाइन दी गई। एटली ने ब्रिटिश संसद में साफ कहा कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। मतलब कोई गोलमोल बात नहीं, एक पक्की तारीख। अच्छा, और सत्ता किसे सौंपी जाएगी इस पर? उन्होंने कहा कि सत्ता भारतीयों को ही सौंपी जाएगी और ये भी साफ किया कि अगर भारतीय मिलकर कोई संविधान नहीं बना पाते तो ब्रिटेन सोचेगा कि केंद्रीय सत्ता एक को दे या फिर शायद प्रांतों को अलग अलग। एक तरह से गेंद भारतीय नेताओं के पाले में डाल दी गई, वो भी एक टाइम लिमिट के साथ। और इसी काम को तेजी से निपटाने के लिए आए लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में, भारत के आखिरी वाइसरॉय। बिल्कुल। और उनका मिशन थोड़ा कह सकते हैं विरोधाभासी था। एक तरफ तो कोशिश करनी थी कि भारत एक रहे, हाँ, और दूसरी तरफ ये पक्का करना था कि ब्रिटेन जल्दी, सम्मानजनक तरीके से और कम से कम उथल-पुथल के साथ निकल जाए। लेकिन जब वो आए तब तक तो जमीन पर हालात बहुत बदल चुके थे। एकता वाली बात तो शायद पीछे छूट चुकी थी। जी बिल्कुल। वो जब भारत पहुंचे तो राजनीतिक माहौल और सांप्रदायिक तनाव दोनों ही एकता के एकदम खिलाफ थे। हालात बहुत बिगड़े हुए थे। माउंटबेटन ने आते ही नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। कहते हैं मार्च से मई 47 के बीच कोई 133 भारतीय नेताओं से मिले वो। हाँ, मुलाकातों का लंबा दौर चला। तो इन मुलाकातों से क्या निकला? क्या सिर्फ यही कि बंटवारा जरूरी है, या माउंटबेटन का अपना कोई एजेंडा भी था? देखिए, ये मुलाकातें बहुत जरूरी थी। इनसे माउंटबेटन को ये एकदम साफ हो गया कि वो जो पुरानी कैबिनेट मिशन योजना थी जिसमें भारत को एक रखने की कोशिश थी, वो अब चलने वाली नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी हुई थी और हिंसा भी काफी फैल चुकी थी। तो माउंटबेटन को जल्दी ही समझ आ गया कि विभाजन शायद अब टाला नहीं जा सकता। और उनके इरादे, क्या वो वाकई बंटवारे के पक्ष में थे? स्रोत तो यही बताते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश हितों को बचाते हुए जल्द से जल्द सत्ता सौंपना। और जमीनी हालात देखकर उन्हें लगा कि विभाजन ही सबसे तेज, शायद एकमात्र रास्ता बचा है। तो क्या विभाजन ही आखिरी विकल्प था? कोई और प्लान नहीं सोचा गया? हाँ, एक और प्लान था जिस पर थोड़ी बात हुई थी। बाल्कन प्लान, या डिकी बर्ड प्लान कहते हैं उसे। ये तब आया जब कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरह फेल हो गया। बाल्कन प्लान मतलब जैसे बाल्कन देश टूटे थे? कुछ वैसा ही। इसमें शायद ये सोचा गया कि सत्ता सीधे प्रांतों को दे दी जाए और प्रांत फिर तय करें कि उन्हें भारत में मिलना है, पाकिस्तान में, या आजाद रहना है। अरे बाप रे, इसका तो बहुत विरोध हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, खासकर नेहरू ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे भारत के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बाल्कन देशों की तरह, और अराजकता फैल जाएगी। तो ये प्लान जल्दी ही ठंडे बस्ते में चला गया। अच्छा, तो बाल्कन प्लान खारिज हुआ और फिर आया 3 जून प्लान। जी, माउंटबेटन ने फिर इटली सरकार के साथ मिलके 3 जून 1947 की योजना पेश की और इसी में पहली बार साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रस्ताव था। डोमिनियन यानी पूरी तरह आजाद नहीं? शुरुआत में डोमिनियन का मतलब था कि देश आजाद होंगे, अपने कानून बनाएंगे, लेकिन नाम के लिए ब्रिटिश क्राउन के तहत रहेंगे, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। और इसी 3 जून प्लान के आधार पर ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया। और वो एक्ट तो कमाल की तेजी से पास हुआ। इटली ने 4 जुलाई को पेश किया और 18 जुलाई को मंजूरी मिल गई। सिर्फ 2 हफ्ते। हाँ, ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। और इसी एक्ट ने 15 अगस्त 1947 को आजादी की तारीख तय कर दिया।
पहले बात जून 1948 की थी, फिर अचानक अगस्त 1947। ये इतनी जल्दी क्यों? क्या ब्रिटेन बस भागना चाहता था, चाहे नतीजा कुछ भी हो? हाँ, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो जैसा हमने कहा, जमीनी हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी। हाँ, तो शायद माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार को लगा कि जितनी जल्दी सत्ता सौंपेंगे उतनी जल्दी वो इस बढ़ती गड़बड़ी की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। दूसरा, ब्रिटेन खुद युद्ध के बाद कमजोर था आर्थिक रूप से, भारत को संभालना महंगा पड़ रहा था। और शायद माउंटबेटन को लगा होगा कि तेजी दिखाएंगे तो भारतीय नेता जल्दी किसी समझौते पर पहुंचेंगे। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इस जल्दबाजी के नतीजे खासकर बंटवारे की प्रक्रिया और सीमाओं के निर्धारण पर बहुत गंभीर हुए। हाँ, बंटवारा तो तय हो गया, पर पंजाब और बंगाल जैसे बड़े मिलीजुली आबादी वाले प्रांतों का बंटवारा कैसे हो, ये तो और भी मुश्किल काम था। यस, ये शायद सबसे मुश्किल और दुखद पहलू है पूरी कहानी का। इसके लिए 2 सीमा आयोग बनाए गए। बाउंड्री कमीशन कब बने ये? 30 जून 1947 को, यानी आजादी से सिर्फ 1.5 महीना पहले। एक पंजाब के लिए, एक बंगाल के लिए। सिर्फ 1.5 महीना? और अध्यक्ष कौन था? दोनों का एक ही अध्यक्ष था, सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील। एक मिनट, वकील जिसे भारत के बारे में, यहाँ के समाज, भूगोल, संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल, यही बात चौंकाने वाली है। रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत आए भी नहीं थे। और उन्हें करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए कितना वक्त मिला? सिर्फ कुछ हफ्ते। हर कमीशन में उनके अलावा 4 और सदस्य थे, 2 कांग्रेस के, 2 मुस्लिम लीग के, लेकिन उनमें आपस में इतनी जबरदस्त नाइत्तेफाकी थी कि आखिरी फैसला रैडक्लिफ को ही लेना पड़ा। अकेले? किस आधार पर? उन्होंने नक्शों, जनगणना के आंकड़ों और धार्मिक आबादी को आधार बनाया, लेकिन इतने कम समय में बिना जमीनी हकीकत जाने ये काम बहुत ही दोषपूर्ण साबित हुआ। और कहते हैं कि ये लाइन खींची कब गई और बताई कब गई, इसमें भी फर्क था। हाँ, कहा जाता है कि नक्शा शायद 12 अगस्त तक तैयार था, लेकिन उसे सार्वजनिक किया गया 17 अगस्त को, आजादी के 2 दिन बाद। इस देरी ने कंफ्यूजन और अफरा तफरी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस भयानक माहौल में, इस उथल पुथल के बीच गांधी जी कहाँ थे? वो तो हमेशा बंटवारे के खिलाफ थे। गांधी जी वो बहुत दुखी थे, बहुत निराश। उन्होंने बंटवारे को रोकने की एक आखिरी बहुत अजीब सी कोशिश भी की थी। क्या कोशिश? स्रोत बताते हैं कि 31 मार्च 1947 को वो माउंटबेटन से मिले और सुझाव दिया कि जिन्ना को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया जाए, पूरी कैबिनेट चुनने की आजादी के साथ। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का न्योता गांधी जी का आइडिया था ये? हाँ, गांधी जी को शायद लगा कि सत्ता का लालच देखे जिन्ना को पाकिस्तान की मांग छोड़ने पे मनाया जा सकता है, देश बंटने से बच जाएगा, दंगे रुक जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल था? उस माहौल में कांग्रेस ने क्या कहा? ये बहुत दादस्त प्रस्ताव था, पर शायद अव्यवहारिक। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, नेहरू, पटेल, उन्होंने इसे फौरन खारिज कर दिया। उन्हें जिन्ना पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। हाँ, सीधी कार्रवाई के बाद भरोसा करना मुश्किल भी था। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये राजनीतिक खुदकुशी होगी। गांधी जी बहुत निराश हुए। उनका वो मशहूर बयान है ना कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करती है तो ये मेरी लाश पर से गुजर कर होगा। मैं जीते जी कभी भारत के बंटवारे के लिए राजी नहीं हो सकता। लेकिन आखिर में तो कांग्रेस मान गई। हाँ, आखिर में राजनीतिक हकीकतें उनके आदर्शों पर भारी पड़ गई। तो आखिरकार कांग्रेस ने भी बंटवारे की कड़वी हकीकत को मान लिया। पर यह फैसला आसान तो नहीं रहा होगा, सालों तक अखंड भारत की बात करने वाली पार्टी के लिए। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत मुश्किल, बहुत दर्दनाक फैसला था। 14-15 जून 1947 को दिल्ली में AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। हाँ, उसमें गोविंद वल्लभ पंत ने बंटवारे का प्रस्ताव रखा। सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमेशा बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने भी कहा कि मौजूदा हालात में इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन विरोध करने वाले भी तो होंगे। जबरदस्त विरोध हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, उन्होंने बहुत भावुक होकर विरोध किया। कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ NWFP के पठानों के साथ धोखा किया है, उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है, क्योंकि उनका प्रांत पाकिस्तान में जा रहा था। सिंध कांग्रेस के चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, कई बड़े नेताओं ने विरोध किया। डॉक्टर किचलू ने तो कहा कि यह राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के आगे सरेंडर है। फिर भी प्रस्ताव पास हो गया।
हाँ, नेहरू और पटेल ने समझाया कि हालात कितने गंभीर हैं और कोई रास्ता नहीं है। उनके तर्कों के बाद प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया, लेकिन ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर भी ये कितना विवादास्पद फैसला था। और इसका असर शायद पार्टी के नेतृत्व पर भी पड़ा होगा। जी बिल्कुल। बंटवारे के समय आचार्य कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन आजादी के फौरन बाद नवंबर 47 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम अध्यक्ष बने। अच्छा। फिर 48 में पट्टाभी सीतारामैया, 50 में पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनके नेहरू से मतभेद भी थे। आखिर में 51 से 54 तक तो नेहरू खुद ही अध्यक्ष रहे। तो हाँ, आजादी के बाद के शुरुआती साल कांग्रेस के लिए भी अंदरूनी मंथन और बदलाव का दौर थे। और फिर आया वो पल, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। हाँ, वो ऐतिहासिक रात। दिल्ली में संविधान सभा का खास सत्र बुलाया गया था। वही उस वक्त भारत की अंतरिम संसद भी थी। आधी रात को सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण हुआ। और यहीं पर नेहरू ने अपना वो मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। जी, स्रोत बताते हैं कि सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था, MS सुब्बुलक्ष्मी ने कुछ भजन गाए थे, बाद में जनगण मन और सारे जहां से अच्छा भी हुआ। नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने रहे। ऐसा क्यों? हाँ, ये नेहरू का ही सुझाव था, शायद इसलिए कि सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल स्मूथ हो, कोई प्रशासनिक दिक्कत ना आए, और खासकर जो रियासतों को भारत में मिलाने का मुश्किल काम था, उसमें उनकी मदद ली जा सके। लेकिन ये थोड़े ही समय के लिए था। हाँ, जून 1948 में माउंटबेटन चले गए और फिर C राजगोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था जिसने ब्रिटिश राज का आखिरी निशान भी मिटा दिया। नई सरकार में डॉक्टर अंबेडकर का क्या रोल था? डॉक्टर अंबेडकर को आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। ये अपने आप में अहम था, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका उन्हें मिली संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। हाँ, संविधान निर्माता के रूप में। बिल्कुल। भारत का जो संविधान बना, जो आज हमारे गणतंत्र की बुनियाद है, उसे बनाने में, उसका मसौदा तैयार करने में उनका रोल सबसे अहम था। और ये संविधान बनाने का काम तो आजादी के बाद भी चलता रहा। जी हाँ, संविधान सभा अपना काम करती रही। काफी मेहनत, बहस मुबाहिसे के बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, गणतंत्र दिवस। सही, उसी दिन भारत एक डोमिनियन के दर्जे से आगे बढ़कर एक संप्रभु गणराज्य बना। सॉवरेन रिपब्लिक। मतलब ब्रिटिश क्राउन से नाम का रिश्ता भी खत्म और भारत का अपना चुना हुआ राष्ट्रपति। आखिर में हमारे श्रोतों में ब्रिटिश राज की असर पर दो दिलचस्प पर अलग-अलग बातें कही गई हैं। एक इतिहासकार हैं आर कॉपलैंड, उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन की संतान है। और दूसरी तरफ KM पनीकर कहते हैं भारत की एकता अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान है। ये दोनों बातें तो एक दूसरे से काफी अलग लगती हैं। हाँ, ये दोनों बयान ब्रिटिश राज की विरासत की जटिलता दिखाते हैं। कॉपलैंड का मतलब शायद ये है कि अंग्रेजों ने अनजाने में वो माहौल बनाया जिससे राष्ट्रवाद पनपा, जैसे एक जैसी शिक्षा, रेलवे, टेलीग्राफ, एक कानून और सबसे जरूरी एक कॉमन दुश्मन जिसके खिलाफ सब एक हुए। अच्छा। और पन्नेकर का तर्क है कि अंग्रेजों से पहले भारत राजनीतिक तौर पर बटा हुआ था। अंग्रेजों ने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक शासन के नीचे लाकर एक तरह की राजनीतिक एकता दी। लेकिन क्या ये बातें पूरी तरह सही है? नहीं, इन पर बहस होती है। कई लोग मानते हैं कि भारत में एकता का भाव बहुत पुराना है और राष्ट्रवाद के बीज भी अंग्रेजों से पहले थे। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा अपनी सुविधा के लिए और जाते जाते तोड़ भी दिया। तो ये दोनों कथन हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास की व्याख्या सीधी नहीं होती, उसके कई पहलू होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात बदले, कैसे प्रधानमंत्री एटली ने आज़ादी के लिए एक टाइमलाइन दी, उसे तेज किया। हाँ, और कैसे माउंटबेटन ने आकर उस टाइमलाइन को और भी छोटा कर दिया। कैसे भारत को एक रखने की कोशिशें नाकाम हुईं और बंटवारे का वो मुश्किल और दर्दनाक फैसला लेना पड़ा, जिसमें कांग्रेस के अंदर भी गहरे मतभेद थे। और आखिर में कैसे 15 अगस्त 1947 को दो देश बने। जी, ये स्रोत हमें बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, बड़े फैसले कैसे लिए गए, कौन लोग शामिल थे, मतलब सत्ता के ऊंचे गलियारों में क्या चल रहा था। लेकिन जैसा हमने सुना, बाउंड्री कमीशन जून 1947 के आखिर में बने। उन्हें 15 अगस्त की डेडलाइन मिली।
सर रैडक्लिफ को भारत का कोई तजुर्बा नहीं था और नक्शे पर लाइन खींचने के लिए बस कुछ हफ्ते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में, इतने कम समय के दबाव में और ज़मीनी हकीकत से शायद पूरी तरह वाकिफ हुए बिना जो फैसले लिए गए, उनका फौरन ज़मीन पर करोड़ों इंसानों पर क्या असर हुआ होगा। उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानियों का क्या, जिनके घर, जमीन, जिंदगियां, रिश्ते, सब कुछ रातों रात एक नई खींची लकीर के दूसरी तरफ रह गया। ये एक सवाल है जो इन स्रोतों से जरूर उभरता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।